अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम बात करेंगे डीएनए ट्रांसलेशन के बारे में। तो डीएनए ट्रांसलेशन के बारे में बात करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन करनी है। सबसे पहले हम याद करेंगे कि वॉबल हाइपोथेसिस क्या है। तो वॉबल हाइपोथेसिस के मुताबिक ये था कि जो एंटी कोडॉन होता है टीआरएनए पे और जो कोडॉन होता है एमआरएनए पे, तो एमआरएनए के लिए अगर ये 5 to 3 प्राइम है तो एंटी कोडॉन जो कि टीआरएनए उसके लिए ये 5 to 3 प्राइम एंड है। तो हम इसको पढ़ेंगे AUU। तो इसका ये हुआ फर्स्ट न्यूट्रोजनस बेस, लेकिन ये एमआरएनए का फर्स्ट नाइट्रोजन बेस, ये एमआरएनए का सेकेंड नाइट्रोजनस बेस है और ये एमआरएनए का थर्ड नाइट्रोजनस बेस है। लेकिन जो हमारा एंटी कोडॉन है उसके लिए ये फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस है, ये सेकेंड नाइट्रोजनस बेस है और थर्ड नाइट्रोजनस बेस है। तो वॉबल हाइपोथेसिस के मुताबिक फर्स्ट और सेकंड जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं एमआरएनए के, वो सेकंड और थर्ड नाइट्रोजनस बेसिस एंटी कोडॉन ऑफ टीआरएनए के साथ हमेशा मैच करेंगे। लेकिन थर्ड बेस ऑफ एमआरएनए जो है वो हमारा जो फर्स्ट बेस है एंटी कोडॉन का उसके साथ मैच सही से करे या ना करे, उसके अलावा भी हमारे पास जो क्या कहते हैं अमीनो एसिड होगा वो सही से कोड होगा। तो अभी उसका हमने आज पढ़ा है कि इनोसिन जो है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री ही एडिनाइन, साइटोसिन और यूरोसिल के साथ। तो फिर अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हमारे पास AAA 10th अमीनो एसिड के लिए था, AA U भी 10th अमीनो एसिड के लिए, AA C भी 10th अमीनो एसिड के लिए है। वैसे ही अगर यहाँ पे AA आ जाए तब भी वो 10th अमीनो एसिड कोड करेगा। AA यहाँ पे भी आ जाए तो 10th अमीनो एसिड को कोड करेगा, और AA यहाँ पे भी आ जाए तो फिर तब भी वो 10th अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। तो बेसिकली ये था वॉबल इफेक्ट कि तीसरा जो पोजीशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वहाँ पे हमेशा सेम वाला जो एक्सपेक्टेड हमारा नाइट्रोजन बेस आता है वो आए या ना आए। वॉबल इफेक्ट का फ़ायदा ये होता है इससे रिस्क ऑफ म्यूटेशन जो है वो बहुत कम हो जाता है। अब हम देखेंगे कि टीआरएनए की चार्जिंग क्या होती है। तो अभी जो चार्जिंग होती है टीआरएनए को, उसका बेसिकली मतलब है हम किस तरीके से टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड को बाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब ये हमारे सामने टीआरएनए के 3 प्राइम एंड, इसके ऊपर CCE है जिसके ऊपर आके हमारा अमीनो एसिड बाइंड करेगा। ये 5 प्राइम एंड है, ये फर्स्ट लूप है, ये सेकेंड लूप, ये थर्ड लूप। इस आर्म को हम कहते हैं टी फॉर टाइगर, TR यहाँ पे राइबोसोम अटैच होगा टीआरएनए के साथ, इसको हम कहते हैं वेरिएबल आर्म। ये हर किसी में नहीं होता। ये हमारा एंटी कोडॉन लूप है जिसके नीचे हमारे पास एंटी कोडॉन है। ये है हमारा डी आर्म, डी फॉर डॉगी या डॉग। डी आर्म हेल्प करता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टीआरएनए बाय अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेस। उसके बाद अब हमारा प्रोसीजर क्या है, तो हमारे पास जो अमीनो एसिड है जैसे यहाँ पे मिथाइनिन, क्योंकि स्टार्ट कोडॉन AUG है, तो हमारे पास क्या आएगा, उसके लिए जो कोड करेगा मिथाइनिन होगा। तो हमारा जो अमीनो एसिड है मिथायोनिन, अगर हम मिथायोनिन में ऐड करेंगे ATP और उसमें से हम पायरोफॉस्फेट निकाल देंगे तो हमें मिलेगा अमीनो असाइल AMP। क्या मिलेगा? अमीनो असाइल AMP। तो हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ठीक है, क्या है? अमीनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, ये एक पॉकेट में टीआरएनए को पकड़ता है, ठीक है, और दूसरी पॉकेट में अमीनो असाइल AMP को पकड़ता है और चेक करता है कि जो इस पे जो है हमारा एंटी कोडॉन है, अगर वो mRNA के कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो इन दोनों को फ्यूज़ कर देता है। तो ये जब इन दोनों को फ्यूज़ कर देता है उसके बाद हमारे पास जो AMP होता है वो रिलीज़ हो जाता है। तो पीछे हमारे पास बचेगा टीआरएनए जिसके ऊपर अमीनो एसिड लोड हो चुका होगा, तो इसको हम कहेंगे टीआरएनए चार्जिंग। अब हम देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में। तो हमारे पास यूकैरियोटिक राइबोसोम्स और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स। तो क्या राइबोसोम्स के दो सब यूनिट होते हैं, एक लार्ज सब यूनिट होता है, एक स्मॉल सब यूनिट होता है। इधर भी लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है। तो यहाँ पे हम देखें यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम में भी दो सब यूनिट है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में भी दो सब यूनिट है। जो यूकैरियोटिक का लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 60S का, और जो छोटा सब यूनिट है वो 40S स्वेटबर्ग यूनिट्स का। ठीक है, तो ओवरऑल हम इसको कहेंगे 80 स्वेटबर्ग यूनिट्स, ना कि 100 स्वेटबर्ग यूनिट। ठीक है, और राइबोसोम बनते किससे? राइबोसोम बने होते हैं राइबोसोमल RNA से और प्रोटीन से बनते हैं। सेम प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स में भी दो सब यूनिट, लार्जर जो होगा उसका 50S होगा और स्मॉलर जो होगा 30S होगा। टोटल हम इसको 80 स्वेटबर्ग नहीं कहेंगे बल्कि 70 स्वेटबर्ग राइबोसोम कहेंगे। फिर बेस्ड ऑफ इसके क्या कहते हैं, हम बहुत सारे एंटीबायोटिक अमीनोग्लाइक एसिड वो 30S यूनिट का इनहिबिट करता है। टेट्रासाइक्लिन जो है वो 30S को करता है, मैक्रोलाइड्स 50S यूनिट को इनहिबिट करते हैं। तो ऐसे हमारी एंटीबायोटिक्स एक्ट करती हैं। तो अब हम देखेंगे फेजेस ऑफ ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में तीन चीज़ें होती हैं या तीन फेजेस होते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन जो होती है वो थोड़े यूकैरियोट और प्रोकैरियोट थोड़ी सी डिफरेंट है। इलोंगेशन और टर्मिनेशन सेम ही होती है, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं, तो उसको मैं इतने डिस्कस करने में टाइम नहीं लगेगा।
तो अब हम देखेंगे डिटेल में कि जो होती है हमारे पास क्या कहते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन कैसी होती है प्रोकैरियोट सेल्स में। तो प्रोकैरियोट सेल्स में जो AUG कोडॉन होता है वो कोड करता है क्या कहते हैं एन फॉर्माइल मिथाइनिन की जगह। ठीक है, मिथाइनिन नहीं होता उसमें, एन फॉर्माइल मिथाइनिन होता है जिसको हम एब्रीवेट करके एफ मेट भी लिखते हैं। तो अब क्या कहते हैं ये हमारा mRNA स्ट्रैंड है। ठीक है, ये इसका 5 प्राइम एंड है, ये इसका 3 प्राइम एंड है। ठीक है, तो AUG जो स्टार्ट कोडॉन है उससे 8 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऊपर एक जगह होती है जो पर्पल में आपको जगह नजर है, इसको हम कहते हैं शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस रिच होता है एडिनाइन और ग्वानाइन में, AG में। ठीक है, और ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है AG जो सीक्वेंस है, ये फिर शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस। और ये 5 प्राइम एंड की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो स्टॉप कोऑर्डिनेट से 5 प्राइम एंड की तरफ 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम होता है उसके अंदर हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, वो इनिशिएशन फैक्टर क्या करते हैं, स्मॉल यूनिट ऑफ राइबोसोम को खींच कर इधर इसके पास शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस तक लेके आते हैं। और उसके बाद इसी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस के आने के बाद यही इनिशिएशन फैक्टर जो कि नज़र आ रहा है आपको, ये दो ब्लू कलर के स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम के अंदर, इस स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम को फिर 8 न्यूक्लियोटाइड डाउन स्ट्रीम लेके जाके स्टॉप कोडॉन तक पहुंचाते हैं। तो जो हमारे क्या कहते हैं इनिशिएशन फैक्टर थे जो कि स्मॉलर राइबोसोम यूनिट के अंदर, वो इसके साथ चिपक के उसके बाद पूरे स्मॉलर यूनिट को इधर लेके आते हैं, फिर उसके बाद स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम को यहाँ से नीचे भी लेके जाते हैं स्टार्ट कोडॉन पे। ठीक है, AUG पे। और मीनवाइल क्या होता है कि एक और ये जो नज़र आपको रेड में एक और हमारे पास इनिशिएशन फैक्टर होता है जिसके ऊपर GTP लगा होता है। वो क्या करता है, वो जो क्या कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री tRNA उसको यहाँ पे पकड़ के ले आता है, क्या कहते हैं स्टार्ट कोडॉन पे। तो यहाँ पे क्या होगा, उसके एफ मेट कैरी करेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री वाला जो हमारा होगा ना tRNA, एफ मेट वाला उसको इधर ले आते हैं स्टार्ट कोडॉन पे। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि जो इनिशिएशन फैक्टर जो tRNA के उधर लेके आया था कॉम्प्लीमेंट्री वाले, उसके ऊपर GTP एंजाइम होता है वो टूट जाता है GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर, जिससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और मीनवाइल जो हमारा बड़ा लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम वो भी यहाँ पे पहुँच जाता है। तो इस तरह हमारे क्या कहते हैं सारे जो स्टेप थे इनिशिएशन के प्रोकैरियोट में हो गए। और आखिर में क्या होता है, हमारा जो tRNA होता है जिसके ऊपर वो अमीनो एसिड होता है वो P साइड बैठा, P साइड अभी हम देखेंगे आगे, APE P साइड के अंदर बैठा होता है ऑफ राइबोसोम। तो इसके अंदर बेसिकली 3 स्टेप है। पहला स्टेप था कि हमारे जो स्मॉलर राइबोसोम सब यूनिट है उसके अंदर जो इनिशिएशन फैक्टर थे वो बाइंड करेंगे शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो कि एडिनाइन और ग्वानिन का रिच सीक्वेंस है 8 न्यूक्लियोटाइड अपस्ट्रीम फ्रॉम द स्टार्ट कोडॉन। उसके बाद यही जो इनिशिएशन फैक्टर ब्लू कलर के अंदर ये इसको ड्रैग करके स्मॉलर सब यूनिट को AUG ने स्टार्ट कोडॉन तक लेके जाएंगे। उतनी देर तक हमारा दूसरा जो इनिशिएशन फैक्टर होगा जिसके साथ GTP बाइंड हुआ होता है वो लेके आएगा कॉम्प्लीमेंट्री tRNA को पकड़ के यहाँ पे। इतनी देर में GTP टूट जाएगा GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और हमारा लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम भी आ जाएगा, छोटा भी आ जाएगा। और इस तरह हमारा इसके अंदर बैठा होगा tRNA P साइड पे। और रिलीज़ क्या हो जाएगा, हमारे ये ब्लू वाला इनिशिएशन फैक्टर, ये वाला इनिशिएशन फैक्टर रिलीज़ हो जाएंगे और GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज़ हो जाएगा। तो ये था प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होती है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन में होता क्या है। तो बेसिकली यूकैरियोटिक इनिशिएशन ट्रांसलेशन से पहले क्या होता है, इसमें ना हमारे पास शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस है। यहाँ पे मैं याद है कि शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस था। यूकैरियोट्स में कोई भी शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस नहीं होता। तो इसमें डायरेक्टली क्या होता है, हमारा जो इनिशिएशन फैक्टर उसको हम कहेंगे यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर। तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर नंबर 4 जो है वो 5 प्राइम एंड पे आके बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, हमारा जो स्मॉलर यूनिट ऑफ राइबोसोम है उसके अंदर जो स्मॉल से हमारे इनिशिएशन फैक्टर्स थे वो हेल्प करेंगे राइबोसोम के बाइंड करने पे mRNA पे। तीसरा स्टेप हमारा ये होगा कि हमारा यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है जिसके साथ GTP बाइंड हुआ वो लेके आएगा कॉम्प्लीमेंट्री tRNA इस न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट कोडॉन से जो कि होता है मिथाइनिन यूकैरियोट्स में। चौथा स्टेप ये है कि जो GTP मॉलिक्यूल से ये टूट जाएगा GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से और रिलीज होगी एनर्जी। और मीनवाइल जो बड़ा सब यूनिट है वो यहाँ पे आ जाएगा, बाइंड हो जाएगा mRNA से। तो बेसिकली इसके बाद हमें क्या मिलेगा कि बड़े और छोटे यूनिट जो राइबोसोम की वो mRNA पे अटैच हो गए हैं। और tRNA जो कि चार्ज हुआ है जिसके ऊपर मिथायोनिन है वो P साइट के अंदर प्रेजेंट है राइबोसोम के। और हमारा GDP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया है। और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 4 और यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 भी रिलीज हो चुके हैं।
डिफरेंस इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक इनिशिएशन है कि प्रोकैरियोट्स की जो हमारे पास क्या कहते हैं इनिशिएशन, उसमें हमारे पास शाइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है और यूकैरियोट्स में नहीं होता। यूकैरियोट्स में मिथायोनिन होता है, एयूजी कोडॉन के लिए जो कोड होता है, और प्रोकैरियोट्स में एन फॉर्माइल मिथायोनिन जो होता है एयूजी के लिए जो कि कोड होता है। और यूकैरियोट्स में हमारे पास यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 और 4 है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ इनिशिएशन फैक्टर्स होते हैं। अब हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, क्योंकि इन दोनों में कॉमन है, बस हम यूकैरियोट्स में जो टर्म्स यूज़ होंगे ना वो यूज़ करेंगे इसमें। तो अभी हमें पता है इलोंगेशन के सॉरी इनिशिएशन के बाद के टीआरएनए कंटेनिंग अमीनो एसिड हमारे पी साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यूकैरियोट्स के लिए मिथायोनिन होगा और प्रोकैरियोट्स के लिए ये होगा एन फॉर्माइल मिथायोनिन। तो अब हमें पता चलना चाहिए ए साइट क्या है, पी साइट क्या है, ई साइट क्या है। ए साइट का फुल फॉर्म है अमीनो असाइल साइट, या फिर हम इसको याद कर सकते हैं अराइवल साइट की तरह। पी साइट का फुल फॉर्म है पेप्टिडाइल साइट, और इसको हम कह सकते हैं याद कर सकते हैं यहाँ पे सिंथेसिस होता है। और ई साइट का फुल फॉर्म है एग्जिट साइट, और इसके लिए यहाँ से एग्जिट होता है जो ट्री आर एन ए, ठीक है। तो अगर आप देखें ए पी ए एप यानी बंदर की तरह स्पेलिंग होती है इसकी। तो अब हम देखेंगे कि क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जी टी आर एन ए प्रेजेंट है पी साइड में, तो क्या होता है इलोंगेशन में। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमारे पास होता है जो दूसरा कोडॉन है उसका हमें लेके आना है कॉम्प्लीमेंट्री टी आर एन, ठीक है। तो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर, यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 जो है वो जीटीपी कैरी करता है अपने साथ एनर्जी, और वो लेके आता है अपने साथ कॉम्प्लीमेंट्री टी आर एन ए जो ए साइट में आएगा। तो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 इस जीटीपी को तोड़ता है जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और ये जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी मदद से यहाँ पे ए साइट में हमारा डिलीवर कर देता है हमारा नेक्स्ट टी आर एन ए, जो कि होगा कॉम्प्लीमेंट्री इस कोडॉन से जो कि एमआरएनए पे प्रेजेंट है। और इसके करने के बाद जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी रिलीज हो जाता है, और हमारा इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 भी रिलीज हो जाता है। तो अब हमारे पास इधर आर एन राइबोसोम के अंदर एक टी आर एन ए प्रेजेंट है पी साइट में, एक टी आर एन प्रेजेंट है ए साइट पे। जी डी पी और पी आई रिलीज हो चुका है, और यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 भी रिलीज हो चुका है। तो अब क्या होता है, अब इसके बाद होता ये है कि जो टी आर एन ए जो कि है ए साइट पे, वो जो अमीनो एसिड है पी साइट पे टी आर एन ए का उसको चुरा लेता है, ठीक है, और अपने पास ले आता है। तो कुछ ऐसा लगेगा। तो ये कैसे होता है इसको डिटेल में देखते हैं हम। तो जो हमारा सॉरी टी आर एन ए था, जो ये था ए साइड पे और ये हमारा पी साइड पे, तो दोनों अमीनो एसिड में एक कार्बोक्सी टर्मिनल है और हमारा एक होता है एन टर्मिनल। तो जो एन टर्मिनल होता है हमारा ए साइट के टीआरएनए का, वो अटैक करेगा कार्बोक्सी टर्मिनल कार्बोक्सी टर्मिनस ऑफ अमीनो एसिड ऑन पी साइट। याद होगा बचपन में जैसे हम वो खेलते थे, एक स्टिकी हमारे पास ग्रीन कलर का होता था रबर वाला, जिसको हम ऐसे फेंकते थे तो वो वापस सामान लेके आते थे, हाथ पंजे टाइप होता था ना स्टिकी सा। ये देख सकते हैं ना ऐसा वाला, ऐसा। तो ऐसा जो स्टिकी हैंड होता है ना, तो वैसे ही जो ये होता है ना हमारा जो अमीनो एसिड सॉरी टीआरएनए जो कि प्रेजेंट होता है ए साइट पे, वो अपना स्टिकी हैंड मार के पी साइट वाले का अमीनो एसिड चुरा लेता है। और उसके बाद हमें ऐसे मिलता है कि ए साइट पे जो टीआरएनए होगा उसके ऊपर 2 अमीनो एसिड बाइंड होंगे, और पी साइट वाले के ऊपर कोई भी अमीनो एसिड नहीं होगा। और ये जो पूरी हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी कि क्या कहते हैं यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन सॉरी चोरी थी अमीनो एसिड की ए पी साइड से ए साइड पे, इसको कैटेलाइज करता है हमारा एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, जो कि इस डायग्राम में ये बंदे की शक्ल में हमने दिखाया हुआ है। नाउ जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें बेसिकली क्या होता है कि टीआरएनए जो होगा वो शिफ्ट होगा पी साइड से ई साइड पे, और जो ए साइड पे टीआरएनए वो पी साइड पे शिफ्ट होगा, और ये हम करते हैं यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 की मदद से। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है कि जो हमारा यहाँ पे टीआरएनए था जो कि प्रेजेंट था ए साइड पे, अब ये शिफ्ट होगा पी साइड पे, और ये जो हमारा टीआरएनए जो कि पी साइड पे प्रेजेंट है जिसके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड, ये शिफ्ट होगा ई साइड पे। लेकिन ये कैसे होगा, तो हमारे पास होता है यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 जिसके साथ जीटीपी बाइंड होता है। तो ये जीटीपी जब टूटेगा जीडीपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा, इस एनर्जी की मदद से हमारा टीआरएनए जो ए साइड पर पी साइड पे आ जाएगा, और जो पी साइड पर ई साइड पे जाएगा, और इसी एनर्जी की मदद से ये जो टीआरएनए जो खाली हो चुका है जो ई साइड पर एग्जिट कर जाएगा और वापस जाएगा चार्ज होने के लिए। चार्जिंग का चार्जिंग मतलब क्या, बेसिकली इसके ऊपर नया अमीनो एसिड लगने के लिए।
तो अब क्या होगा, ई साइड से हमारे पास से निकल गया हमारा टीआरएनए, तो हमारे पास सिर्फ एक ही अमीनो एसिड है जो कि रह गया है पी साइड पर, जिसके ऊपर दो अमीनो एसिड है। टीआरएनए के इसके ऊपर दो अमीनो एसिड हो गए। तो ये साइकिल ऐसी रिपीट होती रहती है जब तक हमारे पास एक चेन ऑफ अमीनो एसिड नहीं हो, जिसको हम कहेंगे पेप्टाइड चेन। तो ये था बेसिकली क्या कहते हैं हमारे इलोंगेशन इन यूकैरियोट्स। तो अब अगर हम एक छोटा सा रीकैप करें तो स्टार्टिंग कैसे होगी कि हमारे पास राइबोसोम जो पी साइड पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, पहले से इनिशिएशन के बाद प्रेजेंट होगा। उसके बाद हमारे पास यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 1 क्या करेगा, जिसके साथ जीटीपी है, वो लेके अपने से एक कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएन जो इस एमआरएन से कॉम्प्लीमेंट्री होगा। और जब ये जीटीपी टूटेगी जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर इसकी मदद से क्या करेगा, इस एनर्जी की मदद से इसको बाइंड करेगा, इस ट्रांसफर आरएनए को ए साइट पे। उसके बाद जब ये ट्रांसफर आरएनए ए साइट पे आ जाएगा, उसके बाद ये ट्रांसफर आरएनए जो ए साइट पे वो अटैक करेगा अमीनो एसिड ऑफ टीआरएनए ऑन पी साइट, जैसे कि वो हैंड स्टिकी हैंड थ्रू आया था ना हमारे बचपन, वैसे विद द हेल्प ऑफ पेप्टिडल ट्रांसफरेंस एंजाइम। उसके बाद क्या होगा कि ए साइड के टीआरएनए के पास दो अमीनो एसिड होंगे और पी साइड के पास कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद ट्रांसलोकेशन होगी जो कि होती है मूवमेंट फ्रॉम ए टू पी, पी टू ई ऑफ टी आर एन ए, जो कि हेल्प होती है की जाती है, जिसकी मदद हमें मिलती है इलोंगेशन यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2, जिसके साथ जीटीपी बाइंड होता है। और जब ये जीटीपी टूटता है जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी की मदद से ये यूकैरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर पी वाले को ई में मूव करता है और ए वाले को पी में मूव करता है टी आर एन ए को। और इवेंचुअली उसी एनर्जी की मदद से हम लोग टीआरएनए जो खाली है जो कि ई साइड में, उसको निकाल के फेंक देते हैं बाहर, जो कि वापस चला जाता है चार्जिंग के लिए। तो अब हमने देख ली है क्या कहते हैं इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन, हमने देख ली इलोंगेशन ऑफ व्हाट वी कॉल ट्रांसलेशन। अब देखेंगे हम कैसे होती है ट्रांसलेशन ख़त्म या फिर होती है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। तो फर्ज करो अभी ये देखो पी साइड पे क्या था हमारे पास, ये जो बन गया देखो पेप्टाइड चेन बन गया। तो क्या होता है इवेंचुअली जो एमआरएनए उस पर हमारे पास आ जाएगा स्टॉप कोडॉन। तो हमारे पास स्टॉप कोडॉन क्या थे, यू गो अवे यू जी ए, यू आर अवे यू ए, और यू आर गोन यू ए जी। तो जैसे ही ये स्टॉप कोडॉन हिट होता है तो क्या होता है, दूसरा कोई भी टीआरएन अभी तरह के बाइंड नहीं होगा, एकदम से हमारे पास एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं रिलीज फैक्टर, वो आके इधर बाइंड हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। और ये रिलीज फैक्टर करता है क्या, ये सबसे पहले बाइंड करता है स्टॉप कोडॉन के साथ, दूसरा ये करता है ट्रांसलेशन रोकता है। कैसे रोकता है कि राइबोसोम को आगे जाने नहीं देता, और तीसरा ये करता है सीधा इस पेप्टाइड चेन को काट देता है और पेप्टाइड चेन को रिलीज कर देता है। तो ऐसे हो जाती है हमारी टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन। अच्छा, इसके बाद हमें याद रखना कि ट्रांसलेशन हो सकती है फ्री राइबोसोम्स पे, जैसे हमने देखी अभी, और इसके अलावा ट्रांसलेशन अकर कर सकती है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स, जो कि होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट। तो अब हम देखेंगे ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर बाउंड राइबोसोम्स, ठीक है। तो क्या होता है, तो हमें पता है कि हमारा जो डीएनए जो कि ट्रांसक्रिप्ट होकर एमआरएनए बनाता है, और ये एमआरएनए क्या होता है हमारा साइटोप्लाज्म में आके फ्री राइबोसोम से ट्रांसलेट होता है। तो ये जब ट्रांसलेट होता है, इसके एंड पे 8 to 10 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, जिसको हम कहते हैं सिग्नल सीक्वेंस, जो कि तुम्हें नजर आएगा यहाँ पे ब्लैक में है। और इस सिग्नल सीक्वेंस के साथ बाइंड होगा एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, जो कि रेड कलर में है, सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन एसआरपी, जिसके साथ जीटीपी अटैच हुआ होता है, ठीक है। तो ये सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन क्या करता है, इस पूरे जो है सीक्वेंस को, सिग्नल सीक्वेंस से जुड़ने के बाद पूरी चीज़ को खींच के ना, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पर्पल में है मेम्ब्रेन, उसकी तरफ खींच के लेके जाता है। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होते हैं गेट्स, जिनको हम कहते हैं ट्रांसलोकॉन, जो कि बंद होते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हमारे पास होते हैं क्या कहते हैं, रिसेप्टर। और इस रिसेप्टर को कहते हैं हम, जो कि रेड कलर है, सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन रिसेप्टर। तो ये था सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन, तो इसका रिसेप्टर। तो अब क्या होता है कि सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन जिसके ऊपर जीटीपी होता है, और सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन रिसेप्टर के ऊपर जीटीपी होता है। तो सिग्नल रिकग्नाइजिंग जो प्रोटीन होता है हमारा, ये ब्लैक में, वो क्या करता है, इसको लेके आता है पूरी चीज़ को, नहीं राइबोसोम एमआरएनए और पेप्टाइड चेन सिग्नल सीक्वेंस के साथ एसआरपीआर के ऊपर उसके साथ बाइंड करता है। और लेकिन क्या होता है, बाइंड करने के बाद भी ये ट्रांसलोकॉन खुलता है। ट्रांसलोकॉन कैसे खुलता है, ये दोनों एसआरपीआर, देखिए सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन रिसेप्टर और एसआरपी सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन अपना जीटीपी लूज करते हैं और जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज करते हैं 2 टाइम्स, जिससे एनर्जी निकलती है। और इस एनर्जी से क्या होता है कि ट्रांसलोकॉन जो गेट है खुल जाता है और हमारा राइबोसोम
बिल्कुल सीधा अलाइन हो जाता है ट्रांस लोकॉन के ऊपर और अंदर भेज देता है हमारे सिग्नल सीक्वेंस को और पेप्टाइड चेन को। और इस रिएक्शन के वक्त जो सिग्नल रिकग्निशन प्रोटीन था SRP रेड में, वो यहाँ पे जो ब्लैक में बना हुआ है अभी, वो रिलीज़ किया जाता है ताकि वो जाके और क्या कहते हैं जो पेप्टाइड सिग्नल सीक्वेंस है उनको खींच के इधर लेके आए। अब जब हमारा ये क्या कहते हैं राइबोसोम बिल्कुल अलाइन हो चुका है ट्रांसलोकॉन के ऊपर, तो अब हमें सिग्नल सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। तो एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं सिग्नल पेप्टिडेज, जो कि प्रेजेंट है ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, वो सिग्नल सीक्वेंस को काट देता है। तो अभी जब हमारा हमने बताया था कि जैसे राइबोसोम ऊपर बिल्कुल अलाइन होकर पेप्टाइड चेन अंदर जाएगा तो सिग्नल पेप्टिडेज सिग्नल सीक्वेंस को काट देगा और जो कि राइबोसोम के ल्यूमेन के अंदर ही डिजॉल्व हो जाएगा और जो हमारा सिग्नल रिकग्नाइजिंग प्रोटीन उसको बाहर फेंक दिया जाएगा। साथ में हमारे दो जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एनर्जी रिलीज हो जाएगी जिसके अंदर गेट खुला था। अब क्या होता है, जैसे ही स्टॉप कोडॉन हिट होगा ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी तो ट्रांसलोकेन बंद हो जाएगा, ठीक है। और जो पेप्टाइड चेन है वो रिलीज हो जाएगी ल्यूमेन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर और जो हमारे राइबोसोम्स है mRNA वो रिलीज़ होके वापस चले जाएंगे। तो ऐसे फिर हमारी जो राइबोसोम के अंदर ट्रांसलेशन थी वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन राइबोसोमल ट्रांसलेशन जो कि होती है फ्री राइबोसोम में और राइबोसोमल ट्रांसलेशन जो कि है मेम्ब्रेन बोर्ड राइबोसोम जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं। तो राइबोसोम जो ट्रांसलेट जो कि होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है सिक्रीटेड प्रोटीन्स के लिए, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के लिए और लाइसोसोमल प्रोटीन्स के लिए। और फ्री राइबोसोम से ट्रांसलेशन होती है साइटोसोलिक यानी साइटोप्लाज्म के प्रोटीन्स के लिए, न्यूक्लियर प्रोटीन्स के लिए जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है और पेरोक्सीसोम्स। अच्छा, जो हमारे राइबोसोम जो कि ट्रांसलेट होते हैं राइबोसोम ट्रांसलेशन जो कि होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो तीनों जो चीज़ें जो सिक्रीटेड प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन लाइसोसोमल वो क्यों होते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन के बाद जो पेप्टाइड चेन है ये जाती है यहाँ से हमारे गोल्जी बॉडीज़ में, क्योंकि गोल्जी बॉडीज़ में जाके वेसिकल बनती है। फिर वहाँ से वो तीन जगह पर जा सकती है, या तो मेम्ब्रेन पर जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगी तो मेम्ब्रेन प्रोटीन है, या तो सिक्रीट हो जाएगी मेम्ब्रेन से तो वो हो जाएगी सिक्रीटरी प्रोटीन, या फिर वो लाइसोसोम बन जाएगी तो होगी लाइसोसोमल प्रोटीन। उसके बाद हमारे पास है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हमारे पास 7 तरह की होती हैं, जो कि हो सकती है अगर हम शुगर ऐड करेंगे प्रोटीन पे उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन, अगर हम लिपिड ऐड करेंगे प्रोटीन पे उसको हम कहते हैं लिपिडेशन, अगर हम फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेंगे प्रोटीन चेन पे तो फॉस्फोराइलेशन होगी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, मिथाइल ग्रुप ऐड करेंगे तो मिथाइलेशन होगी, एसिटाइल ग्रुप ऐड करेंगे एसिटाइलेशन होगी, और अगर हम कुछ अमीनो एसिड निकाल देंगे तो वो ट्रिमिंग होगी। ग्लाइकोसाइलेशन का जो एग्जांपल होता है वो हम यूज़ करते हैं कि एंटीजन जैसे रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए भी उसमें हमारे यूज़ आते हैं। लिपिडेशन के जो हमारा होता है बेसिकली वो होता है प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनल्स में यूज़ होंगे, ऑर्गेनल के मेम्ब्रेन पे सॉरी। फॉस्फोराइलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोटीन काइनेस ए और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस की एक्टिवेशन और इनहिबिट जो करते हैं डिफरेंट प्रोटीन्स को, हाइड्रोक्सिलेशन का एग्जांपल हमारे पास होगा कोलेजन सिंथेसिस के अंदर। और मिथाइलेशन और एसिटाइलेशन हमने पहले देखा, हिस्टोन अगर हम उसको मिथाइल कर मिथिलेशन होगी तो फिर ट्रांसक्रिप्शन डिक्रीज हो जाएगी, और अगर हिस्टोन्स की एसिटाइलेशन होगी तो ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज होगी। और ट्रिमिंग का एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एंजाइम ट्रिप्सिन, जिनको अगर ट्रिम करके हम एक्टिवेट करना है तो हम उसको ट्रिप्सिन बनाएंगे।